नमस्कार बच्चों। अब हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं किस किस तरह के प्रश्न आते हैं और इसका बेसिक क्या क्या है, उस पे संबंधित आपको बताने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लगभग 4 से 5 मार्क्स, मिनिमम 4 से 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जो कि हम मिनिमम ही मान करके चले, जो कि 4 से 5 नंबर हमारे बच्चों को कैसे आए उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अब देखिए, इसका जो जनरल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, जनरल फॉर्म लिखिए दो चर वाले। दो चर यानी एक्स और वाई, चर यानी चेंजेबल वेरिएबल जिसका मान बदलता रहे, चर यानी चेंजेबल वेरिएबल जिसका मान हमेशा हर इक्वेशन में बदलता रहे। तो यहाँ पे x और y चर पद है, x और y चर पद है यानी जो चेंजेबल है। तो ये दो चर वाले हो गए, वेरिएबल है। बाकी a b c जो है वो आपको कोई नंबर होगा, यानी वो अचर पद है। ठीक है, इंटीजर्स होंगे। तो इसका जनरल फॉर्म पूछा जाता है, तो जनरल फॉर्म इसका होगा ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म भी पूछा जाता है, 1 नंबर में आता है इस तरह के प्रश्न भी। अब देखिए दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1। क्या आपको चैप्टर के शुरुआत में ही इसका जो नाम रखा गया, नामांकन है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन ये हो गया दो चर वाले, टू वेरिएबल, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये देखिए टू वेरिएबल है, यहाँ पे x और y है, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। जहाँ पे दो इक्वेशन हो गए तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो है ये इंटीजर्स हैं, यानी चर पद अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। और x और y जो है वेरिएबल है, चेंजेबल है, यानी चर पद है। तो ये दो चर वाले, ये ग्रीन कलर में मैंने चर राशि लिखा है, वेरिएबल लिखा है, और बाकी जो ब्राउन कलर में है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म यानी इंटीजर्स को शो कर रहा है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन हैं, दो इक्वेशन में x और y का मान ऐसे ज्ञात करना है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, यानी x का मान ऐसे निकाले, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो ये दोनों को संतुष्ट करे, ऐसे मान ज्ञात करें जो दोनों को फुलफिल करे, दोनों का ये हल हो, दोनों का ये सॉल्यूशन हो। हल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि ग्राफिक मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिक मेथड तो आप जानते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में आपको दो इक्वेशन होंगे, तो इसके कम से कम दो हल निकालेंगे, कम से कम दोनों के, और इसके भी दो हल निकालने के बाद आप पहले से हल निकालना जानते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख करके कम से कम दो हल निकालेंगे। तो अब ये x अक्ष हो, ये आप जानते हैं जो कि पैरेलल लाइंस जो होता है x अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और ये मूल बिंदु कहलाता है। तो दो आपको लाइन बनेंगे, इससे एक लाइन खींचेगा और एक इससे लाइन खींचेगा। मान लीजिए जो कि इस तरह से लाइन खींचे, एक मान लीजिए जो कि ये लाइन खींचे, और दूसरा मतलब इसको बढ़ाते जाएंगे, ये इस तरह से लाइन खींचेगा। और दूसरा आपको
दूसरे कलर से इंडिकेट करते हैं। दूसरा मान लीजिए जो कि इस कलर से ये लाइन बन रहा है, तो ये जहाँ दोनों पे मिला तो दोनों लाइन को जहाँ पे काटा है वो उसका जो होगा दोनों का हल होगा, सॉल्यूशन होगा। कई बार पूछता है जो कि एक्स अक्ष के साथ उसका जो एरिया है वो निकाले, जो बनने वाला एरिया है वो निकालें। तो एक्स अक्ष क्या है, ये इसका मूल बिंदु ये हो गया, और वाई अक्ष के साथ पूछेगा तो ये वाला और ये वाला लेकर के इसको शेडेड एरिया बनाना है। और यदि एक्स अक्ष के साथ पूछे तो इसमें एक्स अक्ष के साथ बन नहीं रहा, मान लीजिए जो कि मूल बिंदु के साथ इसका पूछे, ये वाला पूछे तो इतने का निकालना है। जिसके साथ पूछे जो समीकरण बन रहा है उसका कई बार आपको हल निकालने के लिए कहता है या एरिया निकालने के लिए कहता है, तो उसका नंबर अलग होता है। तो कम से कम हमारे बच्चे ये दो जो ग्राफ बना देंगे और इसके बाद जो कहेगा तो थोड़ा बहुत भी आंसर दे देंगे, तो आपको बहुत हद तक सॉल्यूशन मतलब बहुत हद तक आप नंबर पा सकते हैं। कम से कम ग्राफ जरूर बनाएं यदि ग्राफीय विधि आता है तो। या उसके बाद आते हैं जो बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के इसके 3 रूप हैं, 3 तरह से निकाला जाता है। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। प्रतिस्थापन विधि या कोई इक्वेशन है, मान लीजिए जो कि ए एक्स, पहले इक्वेशन लेकर के चलते हैं। पहला एक इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी है। तो इसमें हम x के बदले हम क्या रखेंगे, x बराबर ले जाएंगे इधर c, ये वाला पहले ए एक्स रखेंगे तो c माइनस बी वाई हो जाएगा और अपॉन में a। तो दूसरे इक्वेशन में x के बदले ये वैल्यू रख करके हम उसको पुट करेंगे, यानी x का मान हटा करके और दूसरे में पुट करना। जैसे एक और ये ax, और इसमें समझ में नहीं आया, मान लीजिए जो कि 5x प्लस 6y इजकल टू 11 है। तो हम क्या करेंगे, x का मान रखना है तो x का मान सब्स्टिट्यूट करना है, तो x वाला साइड इधर कर दिए, इसका साइड चेंज कर दिए, तो ये हो जाएगा 5x इजकल टू 11 माइनस 6y। ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाता है। और अब x बराबर यदि रखेंगे तो x बराबर रखेंगे तो 11 माइनस 6y अपॉन में 5। तो दूसरे इक्वेशन में हम x का बदले ये पूरा रखेंगे, तो इस तरह से x का वहाँ पे y का मान आ जाएगा, सारे y के टर्म में आ जाएंगे, फिर y का मान निकलेगा। तो इस तरह से 3 विधियाँ हैं। विलोपन विधि जिसमें एक्स टर्म को और वाई टर्म को बराबर करके किसी एक टर्म को बराबर करते हैं और फिर हटा देते हैं तो विलुप्त हो जाता है, विलोपन विधि कहलाता है, एलिमिनेशन विधि कहलाता है। और वज्र गुणनखंड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से उसमें आता है, आप देखे होंगे, बनाए होंगे। तो इस बार ये विधियाँ नहीं है, वज्र गुणन विधि नहीं है। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जो सवाल आता है कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, जो कि इसकी जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह की होती है। अब परिस्थितियां देखते हैं। अब हम पहले ग्राफीय विधि से बात करते हैं, ग्राफीय परिस्थितियां की तरफ आते हैं। ग्राफीय विधि में उसका कैसा हल होता है, आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कई बार, जो कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सा ये है, तो आप उसके बारे में कैसे जानकारी देंगे। तो यदि 2 इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसके a1 अपॉन a2 और अलग कलर रख लेते हैं, a1 अपॉन में a2, यानी ये अपॉन में ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये।
रख करके यहीं पे एक बार देख लें। यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका हल ऐसे होगा। प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आते हैं, यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर है, तो आगे चलते हैं, C1/C2 रखते हैं और वो भी देखते हैं यदि बराबर नहीं है तब वो समानांतर रेखा, तब वो दोनों तो पहला दोनों तो बराबर है, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। और यदि तीनों बराबर है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीन कंडीशन होगा। या तो पहला, तो इसमें संपाती रेखा कोइंसिडेंट रेज कहते, कोइंसिडेंट लाइन। तो आपसे पूछा जा सकता है जो कि ये वाले दो रेखाओं का बताओ जो कि प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, समानांतर रेखा कौन सी, यानी ग्राफीय विधि बताओ, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन बताओ, इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय विधि में इसकी रेखाएं कैसे होगी। तो देखेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हम पहले ही ज्ञात कर लेंगे और उसी से बहुत सारे हल निकल जाएगा। यदि पहला कंडीशन हो, ये आपके पास ये समीकरण होगा, ये कई बार इधर भी होगा तो भी बराबर यहाँ पे लगा होगा तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में लगा होगा। ये ध्यान रखें, यदि एक में लगा हो तो दोनों को एक ही रूप में बदलना है। एक में बराबर C1 लिखा हो और एक में प्लस C1 = 0 रखा है, तो उसको एक टर्म में एक जैसे बनाना है। या तो बराबर के उस साइड दोनों को ले जाइए या बराबर से पहले ले आइए, बराबर 0 कर दीजिए, दोनों को एक तरह से बना लें। फिर देखें जो कि A1/A2 और B1/B2 यदि बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यदि बराबर है तो संपाती रेखा कोइंसिडेंट। और पहला A1/A2 और B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो समानांतर रेखा है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लें बच्चों, आपके बुक में दिया गया है। आइए आगे आते हैं, देखते हैं अब जो एक परिस्थितियां हैं, अब हल के बारे में, इसका सॉल्यूशन निकलेगा किसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसके बारे में। अब यदि पहला कंडीशन आता है, इक्वेशन वही है, A1/A2 और B1/B2 प्लस C1/C2 दोनों को एक तरह रखने पर यदि पहला बराबर नहीं है तो एक हल यानी ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक हल होगा। ये एक हल यानी यूनिक हल भी हो सकता है, अद्वितीय हल भी लिखा जा सकता है। नाम लिखने के तरीके अलग है, अद्वितीय हल, केवल अद्वितीय हल यानी केवल एक हल, या ओनली वन सॉल्यूशन। तो नाम लिखने इसके कहने के तरीके अलग है, लेकिन यदि A1/A2 और B1/B2 यहीं पे आप फ्रैक्शन रख दीजिए तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यहीं से निकल जाएगा। यदि पहला ही बराबर नहीं है तो एक हल होगा। यदि पहला बराबर है और दूसरे B1/B2 तक बराबर है, C1/C2 नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। और A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हल के आधार पर भी इसको हमने अलग अलग कर दिया है। आप इसको भी एक बार देख लें, बुक में आपको ये भी मिल जाएगा, लेकिन एक ही साथ दिया रहेगा तो आप एक साथ करने में आप परेशानी होगी। आइए अब आगे चलते हैं। अब संगत युग्म, संगत प्रणाली कहता है कोइंसिडेंस सिस्टम। इसमें कहता है यदि समीकरण वही है A1/A2, यदि पहला कंडीशन बराबर है, बराबर नहीं, यानी इसमें ध्यान रखें यदि सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन कहाँ कहाँ निकलता है, हल कहाँ कहाँ निकलता है, एक तो एक हल और एक अनेक हल। तो दोनों जो होगा संगत युग्म यानी कंसिस्टेंस होगा। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा यानी A1/A2 और B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है, ये वाला सिचुएशन आए तो असंगत होगा, इनकॉन्सिस्टेंस होगा। यदि
A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो संगत होगा, और या तीनों बराबर है तो भी संगत होगा। और यानी ध्यान रखें, जो कि एक हल होगा तो भी संगत, अनेक हल होगा तो भी संगत, और कोई हल नहीं होगा तो असंगत। तो इस तरह से भी कंफ्यूजिंग आता है असंगत और असंगत में, तो इसको भी ध्यान रखें। अब आते हैं, जो कि ये सारी तो आपको जो बेसिक जानकारियां थी उस पर हमने बता दिया। अब कोई सवाल आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो मान लीजिए जो कि ये दो प्रॉब्लम है, तो आप चाहे कोई भी किसी ग्राफीय विधि तो इसके बराबर जीरो रख करके कम से कम दो वैल्यू निकाल करके बना लेंगे। कम से कम दो वैल्यू x बराबर, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अलग अलग, और उस दोनों का x और y अक्ष पे जो है ग्राफ पे इसका लाइन खींचेंगे और इस तरह से बनाएंगे। यदि आपको दे दिया जाए जो कि इसको सॉल्व करो, तो सबसे आसान तरीका ये है, आप जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि की प्रैक्टिस कर लें। अब देखिए, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम किसी एक को बराबर करेंगे। तो हमने मान लीजिए जो कि x के टर्म को बराबर करते हैं, तो x के टर्म यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। पहले हम देखेंगे जो बराबर है कि नहीं। 3/5 और 5/7 तो बराबर नहीं है, तो हम जैसे ही बराबर नहीं है तो हम इसका मतलब हल निकलेगा, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से कर लेते हैं, इसको ऊपर वाले को 5 से कर लेते हैं, इस ऊपर वाले को 5 से कर लेते हैं, 5 तिया 15 हो जाए, इसको 3 से कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया, देखिए समीकरण जो बना, अब बना 5 तिया 15x प्लस 5 × 25, पहला वाला 5 से गुना कर रहे हैं, 25y इजकल टू 11 × 5 = 55, और नीचे वाले 3 से किए तो 5, इसको किए 3 से तो 5 तिया 15x, 7 तिया 21y इजकल टू 8 तिया 24। अब देखिए दोनों में एक ही चिन्ह है, दोनों में एक ही चिन्ह है, तो क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटाएंगे। देखिए दोनों में चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह के लिए असमान करना होगा तभी हटाएंगे, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो हम ये करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं दिखाने के लिए कह रहा, तो एक को इसको 5 से किए और माइनस 2 को 3 से किए, ये कर दिए, माइनस हो गया। माइनस करने पे नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ये प्लस माइनस माइनस, ये 21 में से 24 गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21 में से 24 गया, 25 में से 21 गया तो हो गया 4y, और इसमें से घटाए तो 24 घटाए 55 में से तो हो गया 31। ठीक है, तो इसका मतलब y बराबर हो गया 31/4। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आ गया। अब क्या करेंगे, या तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो निकालेंगे, तो उसमें क्या होता है, यदि एक गलत हुआ तो दूसरा भी गलत होगा। अब आप करें सबसे बढ़िया, y के टर्म को बराबर करें, पहले x के टर्म को बराबर किया था, अब y के टर्म को बराबर करें। इससे क्या होगा, एक गलत होगा तो दूसरा उस पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी एक सही गलत हुआ तो दूसरा सही हो सकता है। कम से कम एक गलत भी हुआ तो दूसरे का नंबर आपको आ सकता है। तो आप इसको दूसरे को बराबर करते हैं, हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे हम इसको किए। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 5 इसको समीकरण 1 को करेंगे 5 यहाँ पे 5 से, और समीकरण 2 को करेंगे 7, समीकरण 1 को करेंगे 7 से, तो यहाँ पे लिखे। और देखिए दोनों में चिन्ह बराबर है, तो यहाँ पे लिखे इक्वेशन 1 को 7 से किए हैं, और दोनों का चिन्ह बराबर है तो माइनस करेंगे, और 2 को किए हम 3 से। तो अब लिख दीजिए 3 से किए, तो देखिए 7 से किए तो 7 तिया 21x, और
7 पंचे 35, y इजकल टू 11 सत्ते 77। और दूसरा ये हुआ 5 से कर रहे हैं तो 25x, और 7 पंचे 35 और 8 पंचे 40, 5 से कर रहे हैं। अब माइनस करने पे नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस करने पे चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये करेंगे तो यहाँ पे आया -4x, -4x ये कट गया, और इसको घटाएंगे तो आएगा मतलब 37। तो x बराबर हो जाएगा -37, यहाँ वाला भी ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया। तो इस तरह से ये x का मान ये आया और y का मान जो नीचे आया था ये आया। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकल सकता है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।